वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 2019 में, उसके बाद 2016 में, 2015 में और 2013, 2012 और 2011 में पूछा गया। देखिए कितना रिपीट हुआ, 2019, 2016, 2015, 2013, 2012 और 2011। इसलिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए तो सिर्फ चित्र बनाना और उसका नाम लिखना है। अगर वर्णन करने पूछ देगा तो वर्णन भी करना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर में अगर पूछेगा तो 6 नंबर मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ चित्र बनाते हैं उसका नामांकन करते हैं तो सिर्फ आधा नंबर मिलेगा, 3 नंबर। इसलिए इसका वर्णन और चित्र बनाकर उसका नामांकन करना दोनों जरूरी है। तो सबसे पहले वर्णन से पहले एक बार चित्र को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद वर्णन पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आप प्याले जैसी रचना देख रहे हैं, प्याला जैसी रचना जो बन रही, इसको हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। प्याले जैसी रचना जो नेफ्रॉन में होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं भाई? बोमेन संपुट कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि नेफ्रॉन में जो प्याले जैसी संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के अंदर ही क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। जो ये जाल जैसी रचना आप देख रहे हैं छोटी छोटी, वो क्या है? ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस होता कहां है? तो ये पूछेगा अगर कि ग्लोमेरुलस कहां स्थित होता है नेफ्रॉन में, तो बोमेन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है। क्लियर? कहां होता है ग्लोमेरुलस? तो बोमेन संपुट के अंदर होता है। और इसी ग्लोमेरुलस से 2 नली निकलती है बाहर की ओर। राइट वाले को हम क्या कहते हैं? अपवाही धमनिका, और लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका, ठीक है। आगे ये बोमेन संपुट एक नली होते हुए यहाँ कुंडली का निर्माण करता है जो बोमेन संपुट के नजदीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? निकटस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। यानी समीप में, बोमेन संपुट के समीप में, जिसको समीपस्थ कुंडली नलिका कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? कुंडली नलिका या समीपस्थ। यहां लिख लीजिएगा समीपस्थ, समीपस्थ कुंडली नलिका इसको कहते हैं, ठीक है। यही कुंडली नलिका आगे चल के एक लूप का निर्माण करता है। आगे चल के क्या करता है? एक लूप का निर्माण करता है। तो यहाँ जो लूप का निर्माण करेगा इसको हम क्या कहेंगे? हेनले का लूप कहेंगे। और ये लूप ऊपर की ओर जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? हेनले का अधिरोही चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिरोही चाप। और ये नीचे की जो और आ रहा है इसको क्या कहेंगे? हेनले का अवरोही चाप। दोनों याद रखिए। नीचे की ओर जो जाएगा यहाँ पे 3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो यहाँ पे जहां पे मुड़ रहा है, ये लूप का निर्माण हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? हेनले का लूप। और नीचे की ओर जो आ रहा है इसको हम कहेंगे हेनले का अवरोही चाप। और ऊपर की ओर जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे? हेनले का अधिरोही चाप। तो 3 यहां नाम हो गया। नामांकन याद रखना कहां कहां किसको नाम क्या देना है, ठीक है। फिर आगे चल के यही नलिका यहाँ पर एक छोटी कुंडली का और निर्माण करेगी, ठीक है। ये दूर है तो ये क्या हो जाएगा? दूरस्थ कुंडली नलिका हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कुंडली नलिका आगे जाके यहाँ पे जहां पे मिलती है उसको क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका कहते हैं। और ये संग्राहक नलिका में मिल जाती है, ठीक है। और ये संग्राहक नलिका से बहुत सी छोटी छोटी नली जुड़ी होती है और अंतिम में जाके ये किससे जुड़ जाता है? तो ये नीचे हम देखिएगा तो मूत्रवाहिनी से लास्ट में जुड़ जाता है। तो ये चित्र का वर्णन हो गया। इतना चीज ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है? ये प्याले जैसी रचना, कम से कम चित्र जरूर बनाइएगा। नाम पूरा याद ना रहे तो कुछ जरूर याद रख लिएगा। इंपॉर्टेंट तो समझाएं तो आपको समझ में आ गया तो हमको लगता है सब याद हो जाएगा। तो ये प्याले जैसी रचना क्या हो गया? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से 2 नली निकलती है। एक को राइट साइड वाले को क्या कहते हैं? अपवाही धमनिका कहते हैं। लेफ्ट साइड वाले को क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका कहते हैं। फिर बोमेन संपुट से एक नली निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडली नली कहते हैं। क्योंकि ये बोमेन संपुट के नजदीक होता है इसलिए क्या कहते हैं? इसको समीपस्थ कुंडलित नली कहते हैं, ठीक है। यही नली आगे चल के क्या करती है? एक लूप का निर्माण करती है जिसको क्या कहते हैं? हम हेनले का लूप कहते हैं। हेनले का लूप ऊपर की ओर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हेनले का अधिरोही चाप। और नीचे की ओर आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अवरोही चाप कहेंगे। क्लियर?
फिर आगे चल के एक और कुंडली का निर्माण करती है, उसको हम क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडली नलिका। फिर वही कुंडली नलिका जाके संग्राहक नलिका में मिल जाती है और संग्राहक नलिका लास्ट में कहां मिलती है, मूत्रवाहिनी में मिलती है। तो ये चित्र का व्याख्या हो गया। अब वर्णन को देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चित्र समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर चित्र समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा, काफी मेहनत लगता है एक वीडियो को तैयार करने में। अब चलते हैं, इसका वर्णन करना है, ठीक है, नेफ्रॉन का। तो ये लिखना है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होती है। कितनी नेफ्रॉन होती है प्रत्येक वृक्क में, तो 10 लाख नेफ्रॉन होती है, ठीक है, या वृक्क नलिकाएं पूछे दोनों एक ही हुआ, ठीक है। कितने नेफ्रॉन होती है, 10 लाख नेफ्रॉन होती है एक वृक्क यानी एक किडनी में। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होती है। अभी हम बताएं कि ये प्रत्येक वृक्क की रचना कहां से प्रारंभ होती है, तो प्याले जैसी रचना से प्रारंभ होती है। और उस प्याले को हम क्या कहते हैं, तो बोमेन संपुट कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्याले जैसी जो रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो बोमेन संपुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। तो ये ग्लोमेरुलस को घेर रहा है, देखते हैं बीच में क्या है, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट के बीच में है ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस को क्या करता है, घेरता है। आगे है कि बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मैगपिलियन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मेलपिगियन कोश कहते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोमेरुलस एवं बोमेन संपुट को के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, तो मेलपिगियन कोश कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे है कि वृक्क नलिका की काय का मतलब हो गया बाहर। बाह्य में एक समीपस्थ होती है, यहाँ पे समीपस्थ ये कुंडली देख रहे हैं, ये समीपस्थ कुंडली हो गया। एक दूरस्थ कुंडली भाग होता है। समीपस्थ भाग नीचे की ओर आकर अवरोही चाप, ये समीपस्थ कुंडली नीचे आता है तो ये क्या हो गया, आपको अवरोही चाप हो गया, ठीक है। फिर आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अधिरोही चाप हो जाएगा, ठीक है। और अधिरोही और अवरोही के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं। तो दूरस्थ कुंडली भाग होता है, समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनता है और फिर प्रांतस्थ भाग में जाकर अधिरोही चाप बन जाता है। यानी ऊपर जाने के बाद ये क्या बन जाता है, अधिरोही चाप बन जाता है। क्लियर। आगे है चाप बन जाता है। अवरोही और अधिरोही चापों के बीच एक विशेष भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेनले का चाप कहते हैं या हेनले का लूप कहते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अवरोही, और ये क्या हो गया आपको, अधिरोही। और इसके बीच जो ये है स्थान, इसको हम क्या कहेंगे, हेनले का लूप कहेंगे या हेनले का चाप कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। आगे है कि अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नलिका में खुलती है। यही अधिरोही चाप आगे जाके यहाँ पे संग्राहक नलिका में खुला, देखे ना यहाँ पे संग्राहक नलिका में खुल जाता है। तो वही लिखना है, आगे चल के कहां खुलती है, संग्राहक नलिका में खुलती है। संग्राहक नलिका में अनेक वृक्क नलिका आकर खुलती है और इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से समान संग्राहक नली बनता है जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ जाता है। तो यही इसका वर्णन हो गया। ये वर्णन लिख दीजिएगा, आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।